हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो बच्चे नर्वस होने लगते हैं। परेशानी क्या होता है कि बहुत लंबे समय से तैयारी हुई होती है और इतना नोट्स हो जाता है, इतना बुकें हैं कि उस सभी को एक साथ पढ़ पाना मुश्किल होता है। और जब भी पढ़ने जाते हैं तो लगता है कि ये टॉपिक हमारा छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, इसको मैं नहीं पढ़ पाया। तो इससे नर्वसनेस आती जाती है। जब भी आप नर्वस होते हैं तो आपका फिर दिमाग काम नहीं करेगा। और सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि इसी में आपको परेशानी शुरू हो जाती है और अंत समय में आपका जो जाना हुआ चीज़ें हैं, जो आप समझते हैं, जानते हैं, वो भी सटीक तरीके से आप नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी ये होगा कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे अभी एग्ज़ाम 30 सितंबर को बीपीएससी लेने वाली है। इसमें बिहार पुलिस के बच्चे हैं, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना है, या जो भी एग्ज़ाम अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो शॉर्ट टर्म में होने वाला एग्ज़ाम है, इससे में अब हम क्या करें, हमारी रणनीति क्या हो, इस पर मैं एक आज का क्लास रखा हूँ। इसमें आपको मैं आज बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। सामान्य तौर पर परीक्षा की जो अंतिम सप्ताह होता है, इसमें बच्चों का प्रश्न होता है कि सर अब हम क्या करें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए आपका बेहतर स्ट्रेटजी ये होगा कि परीक्षा के जो 2 दिन पूर्व तक का एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनाइए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उस पढ़े हुए चीज़ों को आप एक बार फिर से दोबारा पढ़िए, सिर्फ रिवीजन वाला। अब नए टॉपिक को पढ़ना आप बंद कर दीजिए, नया विषय या जो नया टॉपिक है उसको आप मत पढ़िए। सभी विषय का जो नोट्स आपने बनाया है या जिन पेजों को आप बुक में पढ़े हैं, अब नया नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास समय नहीं है। जो समय है उसी को यूटिलाइज करना है। तो जो आपने विषय पढ़ा है उसका नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है, जो आपने पढ़ा उसका जिस पेज पर पढ़ा उसको अंडरलाइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसी पेज को पढ़िए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल पाएगा। और इसको पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव्स को सोल्व करने का प्रयास करिए। अब जितना भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करिएगा, आपकी क्लियरिटीज उतने आती जाएगी। वहां पर भी एक व्यवहारिक समस्या आपके साथ आएगा कि अगर आप मान लीजिए कि जिन टॉपिक को आप जिस ऑब्जेक्टिव को बनाने जा रहे हैं और उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि शायद इसको मैं नहीं बनाया तो मुझे पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करिए। चूंकि क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बनाते समय, जब बुक वाले ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या कोई भी प्रेस जब एक ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो उसमें किसी टॉपिक का एक एक चीज को उसमें रख दिया जाता है। तो प्रत्येक सवाल सॉल्व होना जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी यह है कि उससे मैक्सिमम प्रश्न आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव वे में थिंकिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने नोट्स को रिवीजन करिए। अब रिवीजन क्या करें, होता है कि हमने तो बहुत सारा चीजों को पढ़ा है, अच्छी चीजों को ही पढ़ा है, उसमें बहुत सारा ऐसे यूजलेस भी था जिसको मैंने पढ़ लिया, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अब क्या करें, अब शॉर्ट टाइम में अब हमें जो जिन बच्चों ने पढ़ा है या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि अब किस विषय को हम फोकस करें। क्योंकि हमें एग्जाम अब क्लियर करना है, हमारा एग्जाम अब सर पर है, तो हम ऐसा क्या करें, किन किन टॉपिकों पर फोकस करें कि हमें शॉर्ट टर्म में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो इसके लिए बेहतर आपके लिए होगा कि यदि आप स्टेट पीसीएस या किसी स्टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या किसी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर आप किसी स्टेट विशेष में होने वाला जो एग्जाम है, जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी एग्जाम ले रहा है, यूपी एसएससी एग्जाम लेता है, या बिहार पुलिस का एग्जाम होना है, तो अब जिस राज्य के लिए दे रहे हैं उसके लिए उस स्टेट के बारे में उसका स्पेशल जो बुक है, जैसे बिहार का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार स्पेशल जो टॉपिक है उसको आप एक बार निश्चित रूप से पढ़ लीजिए। उसको बार बार अगर आप पढ़ते हैं तो उसके एक एक चीजों को आप समझते हैं, तो आपके लिए ये जो स्टेट स्पेशल है वो पढ़ना एकदम से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो रिजल्ट मेकिंग होता है, यही आपका रिजल्ट मार्क करेगा।
क्योंकि जो सामान्य विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो कुछ भी है उसको हर एक बच्चा पढ़ा होता है। और जो रिजल्ट बनाने वाले जो विषय होते हैं, जहां से रिजल्ट जो मार्क करता है रिजल्ट में, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम में प्रश्न अगर 150 पूछा गया, तो उसमें से 90 प्रश्न, 80 प्रश्न तो जनरल मार्किंग है। 80 से 90 अगर आप कर रहे हैं तो आप जनरल में हैं। आप जनरल कैटेगरी कहने का मतलब है कि आप सामान्य विद्यार्थियों में, आप स्पेशल नहीं है, आप रिजल्ट के दौर में नहीं है। अब इससे ऊपर जो आने वाले जो बच्चे हैं वो यही करते हैं कि वे जो टिपिकल प्रश्न है उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है ये टिपिकल है। आप यहां से अगर इसको बार बार कर रहे हैं तो ये आप रिजल्ट, अपना रिजल्ट सिक्योर कर रहे हैं, आप रिजल्ट आपका श्योर हो रहा है। अब दूसरा जो हमारा विषय है वो है विज्ञान। ये विज्ञान वाला जो टॉपिक है, अब जो बच्चे विज्ञान मान लीजिए पढ़े हैं उनके लिए जो तो इजी हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने विज्ञान नहीं पढ़ा है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया या अन्य विषयों से अगर वो पढ़े, उनको विज्ञान अगर समझ में नहीं आता है तो वे क्या करें? क्या उनका प्रश्न ये नहीं बन पाएगा? बनेगा। कैसे बनेगा? विज्ञान में दो विषयों का आप चयन कर लीजिए, एक फिजिक्स का और दूसरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। फिजिक्स और बायोलॉजी ये आयोग का ये पसंदीदा क्षेत्र है। यहाँ से निश्चित रूप से जो विज्ञान का जो प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं, इस विज्ञान में पूछा जाने वाला जितना भी प्रश्न है, उस प्रश्न का लगभग 90% हिस्सा यहीं से होता है। तो आप 10% के लिए आप केमिस्ट्री पढ़ पढ़ करके अपना दिमाग मत पकाइए। अगर पढ़ना ही था तो आप एक सप्ताह पहले की तैयारी कर लेते। अगर आप जो बच्चे अभी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनके लिए बेहतर ये होगा कि अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो केमिस्ट्री है, जो 9th 10th में जो केमिस्ट्री दी हुई है एनसीईआरटी में, आप 9th 10th का बुक पढ़ लीजिए, आपका कोई भी केमिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेगा। आज अब एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इसका स्ट्रेटजी के अनुसार आपको अब केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए, अब आपको फिजिक्स और बायोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, जहां से आपका 90% सवाल बनता है। इसमें आपको क्या करना है कि फिजिक्स में और बायोलॉजी का अगर आपने कोई नोट्स बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप लुसेंट ले लीजिए। लुसेंट का विज्ञान एक आता है वो अलग है, उसको नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि लुसेंट का जो सामान्य अध्ययन वाली जो बुक होती है, मैं आपको उस बुक को दिखाता हूं। ये वाला जो बुक है यहाँ पे देखिए, इस बुक में लास्ट का जो पेज है, इसमें जो फिजिक्स और इसमें फिजिक्स और जो बायोलॉजी दिए हुए हैं, ये वाला ये जो क्षेत्र है, तो इसमें मुश्किल से 25 पेज का ये साइंस दिया हुआ है। 20 से 25 पेज में आपका बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इसको रिपीटेडली, अगर एक सप्ताह ही समय है आपके पास, 1 वीक, तो आप इसको रिपीटेडली प्रतिदिन 2 घंटे का टाइम दे दीजिए। 2 घंटे में क्या होगा कि आप 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा बायोलॉजी, आप इसको रिपीटेडली अगर आप दे देते हैं ये 1 सप्ताह, तो इसमें आपका फिजिक्स और बायो दोनों साइंस का आप जो भी प्रश्न आएगा उसमें से 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस बात का गारंटी है। क्योंकि अगर डायरेक्ट लाइन टू लाइन नहीं आया तो आप इस बात को मत समझिए कि नहीं लड़ा, नहीं, उसमें जो कंसेप्ट दिए हुए हैं उस कंसेप्ट से आपका अलग तरह से भी अगर प्रश्न पूछा गया तो वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ये आजमाया हुआ है, जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है उसका साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटता है, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो चीज है इसमें, जो अगर आप नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, आप अपना नोट्स बना पढ़ लीजिए, या फिर आप इसी वाले सेक्शन पर
फोकस करिए। हम लोग नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी रखेंगे वो बिहार पीसीएस का, अगर बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं या बिहार के एसएससी देने जा रहे हैं या बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको सजेस्ट करूंगा जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक को अगर एक बार आप कर लेते हैं तो यहां से प्रश्न छूटने की कोई संभावना नहीं बनेगी। ये जो टॉपिक है यही आपका रिजल्ट मेकिंग टॉपिक है, जहां से रिजल्ट बनते हैं। बाकी मैं बार बार कह रहा हूं कि बाकी सारा जो विषय है वो विषय आपको एक सामान्य कैटेगरी में खड़ा करता है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको एक स्टेज पर खड़ा कर रहा है, एक सामान्य स्तर पर। लेकिन ये सारा जो टॉपिक है यह आपको स्पेशल बनाता है और यही स्पेशल आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। तो आप इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, टॉपिक नोट करके एक एक टॉपिक को पढ़ जाइए। यही एक शॉर्ट टर्म में, एक समान समयों में आपको ये पूरी तरह से कंप्लीट तैयारी करने की रणनीति होगी। इसमें हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं इसको आप देखिए। मौर्य काल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मौर्य काल में जितने भी राजा हुए और उनमें जो काम किया उसमें से कुछ राजा, जैसे किसने इस वंश का स्थापना किया और कौन से इस वंश का अंतिम राजा हुआ। दो चीज, एक किसने स्थापना किया और किसने कौन इसका अंतिम राजा हुआ। दूसरा जो चीज है इसमें आपको क्या करना है कि मौर्य काल के समय में जो काम किए गए है ना, इसको बेहतर होगा कि इसको मगध को एक बार पढ़ लीजिए। मगध वाले टॉपिक को आप अगर नहीं आपके पास नोट्स है तो आप लुसेंट वाला से पढ़ लीजिए, या फिर अब लुसेंट पढ़ना चलिएगा तो पूरा लुसेंट मत पढ़ने लगे। दिक्कत क्या है कि बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको लगता है कि मैं ये नहीं जानता हूं, वो नहीं जानता हूं। नहीं, आपको अब लास्ट समय में क्या पढ़ना है इसी पर फोकस करिए, बाकी सारी चीजों को आप छोड़ने का प्रयास करिए। ये भी एक कला है, अगर आप छोड़ते नहीं हैं तो आपका समय बर्बाद होगा और रिजल्ट आपकी नहीं आएगी। इसलिए मैं जो टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं आप उसी टॉपिक को निकालकर बार बार पढ़ लीजिए। इस टॉपिक के पढ़ लेने से आपका जो तैयारी है वह एक बेहतर स्थिति में होगा और आप रिजल्ट बनाएंगे इस बार। आप मगध को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में जो पाल काल है इसको पढ़ लीजिए। मगध के ही जो पाल जो वंश ने जो कार्य किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां बनाई, कुछ और भी बेहतर जो काम किया उन लोगों ने, उसके बारे में। धर्म में बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिए, बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुद्ध के बारे में, उनका जन्म, उनका जीवनी, बुद्ध के जीवनी और बौद्ध धर्म, इससे एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से हर एग्जाम में रहता है। इसीलिए अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है, जो एकदम आप 20 मिनट में इसको तैयार कर लेंगे, लेकिन इससे एक प्रश्न आपका आ जाएगा। तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको दो टॉपिक को निश्चित रूप से कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप आधुनिक इतिहास में आएंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का कोर सेक्शन है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर एरिया है। अब कोर एरिया में आपसे प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे ये मैं बता रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की जो भूमिका रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चंपारण सत्याग्रह से संबंधित आपका प्रश्न रहेगा। खिलाफत आंदोलन को पढ़ लीजिए, असहयोग आंदोलन और उसमें बिहार के किन किन लोगों ने भाग लिया, कहां कहां इससे धरना प्रदर्शन किए गए, क्या क्या इसमें गतिविधियां की गई। नमक सत्याग्रह ये कब हुआ, किसने स्टार्ट किया, कहां कहां गए, दांडी मार्च इसमें क्या हुआ, बस इसको एक बार। बिहार में इससे संबंधित किन कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन से लोग शामिल हुए। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में एक नया जो ट्रेंड है वो ये आपको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा कि गांधी जी के साथ में कौन कौन से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। गांधी के साथ कौन कौन से बिहार के नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। आजकल इससे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को आप जब तैयार करिएगा तो उसमें इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि किन किन राजनेताओं ने गांधी जी का साथ दिया। खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, नमक सत्याग्रह में क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हो रहा था तो उसमें बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार में इससे संबंधित कौन कौन सी गतिविधियां हुई, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस आंदोलन को आप एक बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा होती है। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 3 सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पहला कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है, ये इसमें जो नारे दिए गए गांधी जी के द्वारा करो या मरो का, फिर ये कहाँ पर हुआ था, किस टाइम 8 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था। फिर इस गतिविधि के बाद में बिहार में कुछ युवाओं ने, जो मैट्रिक अंडर मैट्रिक हाई स्कूल के जो बच्चे थे, उन लोगों ने झंडा लेकर के सचिवालय गेट पर झंडा फहराने में उन लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और इस दौरान जो लोग मरे थे, जो शहीद हुए थे, ये बिहार में एक बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण इसी आंदोलन से संबंधित थे, इसमें गिरफ्तार हुए थे और वे हजारीबाग जेल में गए थे और आंदोलनकारियों ने जेल पर बम मार करके दिवाली के दिन, पिछला भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन से त्योहार के दिन ये हुआ था, तो त्योहार भी याद रखिएगा, दिवाली के दिन उन लोगों ने जेल का गेट ब्रेक करके बम मार करके और जयप्रकाश नारायण को मुक्त करा लिया था। और ये भाग करके नेपाल के तराई क्षेत्र में जंगलों में चले गए थे और वहां से उन्होंने जो गतिविधियां चलाई थी, छापामार आंदोलन चलाया था। तो ये जो प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां से एक उषा मेहता ने भी रेडियो चैनल भी बनाई थी। तो इस तरह से जो इससे प्रश्न है वो बहुत सारा प्रश्न आता है। तो आप इसको भारत छोड़ो आंदोलन को एक बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बिहार में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस अधिवेशन कहां कहां हुआ, कैसे हुआ, इसको आप एक बार कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कल से मैं एक क्लास के माध्यम से, एक प्रतिरोज एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सारी टॉपिकों को एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर देने वाला हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। एक दिन में हिस्ट्री का जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, इसको मैं 1 घंटे का जो वीडियो होगा मैं इसके माध्यम से मैं लाइव रहूंगा। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं या फिर हमारे जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सीधे सीधे आप हमारे वीडियो को भी देख पाएंगे। तो मैं इसको एक एक करके सारा टॉपिक को क्लियर कर लेने वाला हूं कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, खिलाफत में क्या हुआ, सहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह, जो इंपॉर्टेंट है, जो कोर एरियाज है जहां से प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं टॉपिकों को मैं एक एक करके इसको क्लियर करूंगा। बिहार में कांग्रेस अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार के भूगोल पर। ये भूगोल में 3-4 टॉपिक है, इस यही से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बुक पढ़िएगा, बहुत सारा मोटा बुक है, लेकिन अब आपको वह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अब टाइम भी नहीं है आपके पास वो पढ़ने का। अब आप इन टॉपिकों को कर लीजिए। नदी जोड़ परियोजनाएं, बिहार का जलवायु या मौसम, इससे कृषि संबंधी, इसमें कृषि जोड़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर से भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जूट का उत्पादन कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, कहवा का, चाय का उत्पादन हमारे बिहार में कहाँ होता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप जलवायु और मानसून कर लीजिएगा तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिहार में मिट्टियों को पढ़ते हुए आप 2-3 चीजों पर फोकस करिएगा। जो मिट्टी है ना, वो हमारे पास एक तो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक ये जलोढ़ है, जो नई जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है ना, और एक क्षेत्रीय मिट्टी होती है जिसमें करैल मिट्टी का आपने नाम सुना होगा। तो आपको खादर, बांगर और करैल, ये 3 चीजों को ही पढ़ना है, बस हो गया।
इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बिहार में मिट्टियों के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो यही नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़ या क्षेत्रीय जो मिट्टी है, जो करैल है, ये इसके बारे में पूछे जाते हैं। जो वन है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, किस प्रकार का वन है, ये हमारे पास कहाँ कहाँ पर वनों का जो मात्रा है वो कहाँ है, पर्वत कौन से हैं, झील, झरना, अभ्यारण्य, पक्षी विहार। बस ये जीके का सवाल है, आप इसको एक बार कर लीजिए। अर्थशास्त्र में आपको इन्हीं टॉपिकों पर फोकस करना है, आप इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में पूछा जाने वाला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं। आप बिहार का बजट पढ़ लीजिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए और योजनाओं को पढ़ लीजिए बिहार से संबंधित। इसके अलावा अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आप बेसिक नॉलेज के लिए आप क्या करिए कि राष्ट्रीय आय, जीडीपी क्या होता है, एसजीडीपी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, 7 निश्चय योजना जो बिहार में चल रही है वो क्या चल रही है, उसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या काम हो रहा है, उद्यमी योजना क्या है, महिलाओं के लिए क्या कौन कौन से आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। बस इन्हीं टॉपिकों को एक बार आप कर लीजिए, आप एक दिन में आप इस पूरे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, और यही वो कोर सेक्शन है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे जो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। आगे जो विषय हमारा राजनीति विज्ञान का है, अब इस राजनीति विज्ञान में भी विज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास, वो मूल अधिकार को एक बार पढ़ लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35 को। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जो अनुच्छेद 40 है, 39 है, 40 है ना, जो 45 है ना, ये मुख्य रूप से इसमें कुछ ही टॉपिक हैं, जहां से जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये जो हमारा एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से उठा करके हम लोगों ने रख दिया आर्टिकल 21 में, 21 जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार हमारा अब मूल अधिकार हो गया। तो ये पहले कहाँ पर था, तो अब यहाँ पर क्या बच गया है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सामान्य जो हमारा आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है, जो न्यायिक समानता है, उसकी बात कहाँ की गई है, पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना का कहाँ बात किया गया है। तो इस तरह की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आप मेरा जो सुझाव होगा कि आप 12 से लेकर के और 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद में आप राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, संसद को पढ़ लीजिए, और संसद की जो समितियां हैं और उसके जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और इसमें समितियां जो प्राक्कलन समिति है, संसदीय समिति है ना, तो इस तरह के लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये 2 समिति तो निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिए। और जो एक न्यायालय और चुनाव आयोग, मुख्य रूप से इतना टॉपिक को पढ़ लीजिए, तो राजनीति विज्ञान में पॉलिटी से प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। अगर आपके पास नोट्स है तो पढ़िए, नहीं तो वो लुसेंट वाला जो सेक्शन है आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समसामयिकी का। ये करंट अफेयर्स भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लेता है आपका रिजल्ट बनाने में। तो इसमें आप 2 सेक्शन बना लीजिए करंट का, एक तो सेक्शन जो बिहार से संबंधित है, और दूसरा इंडिया और विश्व, मतलब अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, एक सेक्शन यहाँ पर और एक सेक्शन बिहार वाला। इसमें आप क्या करिए कि इन्हीं को, अब बिहार वाले को अलग कर दीजिए। बिहार में क्या करिए कि यहाँ पर जितना भी पुरस्कार दिए गए हैं, पुरस्कार से संबंधित जो टॉपिक है बिहार में, जितने पुरस्कार दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सामान्य तौर पर जैसे कुछ खेल खिलाड़ी हैं जो बिहार से संबंधित है खिलाड़ी, इनके बारे में आप जान लीजिए। हालांकि पुरस्कार वाले में भी इनका नाम आएगा, लेकिन सामान्य तौर पर बिहार की जो खिलाड़ी हैं
इनके बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए, और जो पुरस्कार है ये देख लीजिए। और बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो टॉपिक है हमारा, उसमें जितना भी हमारा मिशन है, ऑपरेशंस है, योजना है, पुरस्कार है, युद्धाभ्यास है, और विभिन्न जो सूचकांक जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल एजेंसियों के द्वारा, जो हमारा भारत का रैंकिंग है, इस रैंकिंग के संबंधित जो चीजें हैं उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर फोकस करिए, साइंस एंड टेक, ये कोर्स एरिया है जहां से आपका प्रश्न बनेगा। नोबेल को एक बार आप देख लीजिए, और नोबेल जो है यह आप एक दो बार पढ़ लीजिए। सामान्य तौर पर क्या करिएगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप एंट्री करने वाले होते हैं, उसके पहले भी बच्चे अब बाहर किताबों को पढ़ रहे होते हैं, कुछ नोट्स पलट रहे होते हैं। तो उस समय के लिए जो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए वो यही करंट वाला होना चाहिए। उसमें क्या है कि आप एक बार जो टॉपिक आपको याद नहीं होता है, जिन चीजों को आप नहीं याद कर पा रहे हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया, विज्ञान भौतिकी में किसको दिया गया, बायोलॉजी के लिए किसको दिया गया, आप नाम टेढ़ा मेढ़ा है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस मोमेंट में जब आप एग्जाम सेंटर पर आप जा रहे होते हैं, उस समय आप क्या करिए कि उस टॉपिक को एक बार देख लीजिए, उसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बना लीजिए कि बायोलॉजी के लिए इनको दिया गया कुछ है, उनका एक दो लेटर का लेकर के जैसे आप लोग ट्रिक बनाते हैं, आप उसी तरह से ट्रिक्स बना लीजिए। और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में अगर आपको कॉपी मिलती है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप पलट करके उसको टिक मार लीजिए। ये बेहतर तरीका होगा आपको ये से करंट वाले का में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। सामान्य तौर पर जो बीपीएससी एग्जाम इस बार लेने जा रही है, इसमें सतर्कता बरतने वाली चीज है कि आपको क्या करना होगा कि आप इस बार जो एग्जाम हो रहा है, इसमें अब 1/3 लगभग 33% नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है, तो आप 4 में 1 काट लिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव्स है, तो आपको थोड़ा सा जो रिस्क है उसको कम लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए, रिवीजन कर करके और चीजों को कंसेप्चुअल क्लियर करिए, ताकि आप एक नजर आप जब प्रश्न पर आपको पढ़े तो एकदम क्लियर कट रहे कि यही आंसर होगा। और बाकी सारा जो बातें हैं, जो लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल की जो स्ट्रेटजी होगी, एग्जामिनेशन जो पूर्व की जो स्ट्रेटजी होगी, इस पर हम लोग एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे टॉपिकों को नोट कर लीजिए। इन टॉपिकों पर मैं कल से ये एक एक विषय पर डिस्क्राइब करूंगा, तो आप हमारे लाइव भी आ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं लाइव हूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।